विद्यार्थी मित्रों, आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द संपदा। यह पाठ लिखा है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी ने। इनका जन्म 7 अगस्त 1942 को हुआ था। ये जन्मे थे कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा गांव में। इनकी रचनाएं लगभग 65 हैं। अनुवाद का समाज शास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। चलो थोड़ा सा इनका परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी प्राध्यापक हैं, उत्कृष्ट लेखक हैं, अनुवादक हैं, समीक्षक के रूप में भी वे जाने जाते हैं। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए हमें जागरूक किया है। विद्यार्थी मित्रों, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए बताओ तो। हमारी वाणी तो अच्छी होनी चाहिए। हमारी वाणी में, हमारे बोलने में हम अच्छे से अच्छे शब्द उपयोग में लाना जरूरी है। चलो हम पाठ पढ़ते हैं। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? आदिम अवस्था मतलब मनुष्य की पुरातन अवस्था और आधुनिक अवस्था मतलब मनुष्य की आज की अवस्था। इस विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? विद्यार्थी मित्रों, क्या आपको पता है? मगर अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। मनुष्य का विकसित मस्तिष्क ही मनुष्य की प्रगति और उसकी संस्कृति का मूल कारण है। मगर कुछ विद्वानों को यह उत्तर अपूर्ण लगता है। वे कहते हैं यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। हमारे मस्तिष्क ने यदि भाषा की खोज न की हुई होती तो आज हमारी जितनी प्रगति हुई है उतनी प्रगति होती ही नहीं। किसी भी प्राणी के पास अपनी खुद की भाषा नहीं है। उनकी आवाज है, उनको शब्द है, मगर उनकी भाषा नहीं है। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। मनुष्य की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। हमारी सभी ज्ञान शाखाएं देखिए, उसकी हर एक भाषा होती है। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। शब्दों का यह संसार बड़ा ही विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, शब्दों के बिना हम ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। हम अच्छे शब्द उपयोग में लाएंगे तो हम मनुष्यों को जोड़ेंगे। बुरे शब्द हम उपयोग में लाएंगे तो हम मनुष्य से टूटते जाएंगे। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। विज्ञान की दृष्टि से अक्षरों का कोई महत्व है ही नहीं, केवल वो ध्वनि के कारण ही उनके चिन्ह है, ऐसे मानते हैं, निर्जीव मानते हैं। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उसमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। कैसे? मनुष्य के स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। हम जितने आदमी देखते हैं, जितने व्यक्ति को देखते हैं, वो हर एक अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए शब्दों के अलग अलग नमूने हमें दिखने को मिलते हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से ही सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। अच्छे शब्द बोलेंगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा। बुरे शब्दों का उपयोग करेंगे, सामने वाले को बुरा लगेगा, तकलीफ देगा। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। इतने कठोर शब्द हम उपयोग में लाएंगे, सामने वाले व्यक्ति को दुखी देगा, वो रोएगा भी। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं,
वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द हमें धोखा देते हैं, हम सुनते हैं कुछ और कुछ समझते हैं अलग, तो वो हमें धोखा देते हैं। कुछ शब्दों का तो कोई अर्थ ही नहीं होता क्योंकि हमारे विषय से वो अलग होते हैं। कुछ शब्द बहुत सज्जन होते हैं, सात्विक होते हैं, सभ्य होते हैं, सुसंस्कृत होते हैं। जैसे हमारा संत वाङ्मय है, भारतीय संस्कृति में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वे सब सज्जन है, सात्विक है, सभ्य है, सुसंस्कृत है। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो बाकी के 10% भी हमें कुछ भी काम में नहीं आएंगे। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे संस्कृत भाषा के शब्द सभी भाषाओं में पाए जाते हैं। और एक देखिए, जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। हर एक शब्द का अलग अलग स्वभाव होता है। शब्दों के स्वभाव के बारे में देखिए लेखक और क्या कहते हैं। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहां की भाषाओं में घुल मिल गए। अंग्रेजी भाषा के शब्द हम हिंदी की तरह ही प्रयोग में लाते हैं। देखिए, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन, ये शब्द हमें लगते हैं क्या वो अंग्रेजी है? नहीं, वो हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो अंग्रेजी भाषा के हैं। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। तमिल भाषा के शब्द अन्य किसी भाषा में गए ही नहीं, वे अपने तमिल या द्रविड़ परिवार में ही बोले जाते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं। चलो देखते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत से बने शब्द वर्षगांठ, मांग पत्र। अभी इसमें देखो, वर्ष और पत्र ये दोनों शब्द किससे आए हैं? ये संस्कृत के शब्द है। हिंदी शब्द यहां पर कौन से हैं? गांठ और मांग। वैसे ही हिंदी, अरबी, फारसी, इनसे बने शब्दों को देखते हैं। थानेदार, किताब घर। अभी देखो, अंग्रेजी और संस्कृत से एक बना शब्द देखिए, रेल यात्री, रेडियो तरंग। अभी रेल और रेडियो ये दोनों शब्द कौन से हैं? ये अंग्रेजी भाषा के हैं। अरबी, फारसी, अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि शब्द बने हैं। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी मां के इतने लाडले होते हैं कि वे अपनी मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द अन्य भाषा में कभी हम उपयोग में लाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास्त होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते।
ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हम हिंदी में भी उपयोग में लाते हैं। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास मां के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू इत्यादि कितने सुंदर शब्द है। अब उन्हें छोड़ मम्मी, डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना ही है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने इतना पाठ पढ़ा, तो मैं अभी आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप मुझे इनके उत्तर दीजिए। मस्तिष्क ने किसकी खोज की? मस्तिष्क ने, मनुष्य के दिमाग ने किसकी खोज की? हां, सही उत्तर है, भाषा की खोज की। मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। चलो मैं अभी दूसरा प्रश्न पूछता हूं। विज्ञान की दृष्टि से अक्षर क्या है? विज्ञान की दृष्टि से अक्षर क्या है? सही उत्तर है, विज्ञान की दृष्टि से अक्षर ध्वनि के चिन्ह हैं। और वे कैसे हैं? वे निर्जीव है। अक्षर ध्वनि के चिन्ह है और अक्षर निर्जीव है। चलो अब मैं तीसरा प्रश्न पूछता हूं। शब्दों के स्वभाव के कितने नमूने हैं? शब्दों का भी स्वभाव होता है, उन शब्दों के स्वभाव के कितने नमूने हैं? सही उत्तर है, जितने मनुष्य स्वभाव के नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जितने हम मनुष्य देखते हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हम देख सकते हैं। चलो और कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, उनके उत्तर आपको देने हैं। दो शब्द आपको मैं बोलूंगा, उनमें ह्रस्व दीर्घ या कुछ थोड़ा सा ही बदल हुआ है, इसके कारण वो शब्दों के अर्थ भी बदले हैं। चलो मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आप वो सही जगह उनका प्रयोग करो। नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित जगह पर लिखो। मेरा पहला प्रश्न है, लक्ष्मी रिक्त जगह यहां से 10 रिक्त जगह दूरी पर है। दो शब्द हमें दिए हैं, मील और मिल। बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा लगाकर हमें वही शब्द दिया है, मगर दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो हमारा उत्तर है, लक्ष्मी मिल यहां से 10 मील दूरी पर है। पहला शब्द आएगा छोटी ई की मात्रा वाला और दूसरा शब्द आएगा बड़ी ई की मात्रा वाला। दूसरा प्रश्न देखते हैं, रिक्त जगह छोड़ दूंगा पर रिक्त जगह नहीं छोड़ूंगा। हमें शब्द दिए हैं प्रण और प्राण। हमारा उत्तर होगा प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। प्राण मतलब हम जिसके कारण जीवित रहते हैं उनको हम प्राण कहते हैं, और प्रण मतलब प्रतिज्ञा। प्राण छोड़ दूंगा मगर प्रण नहीं छोड़ूंगा। तीसरा प्रश्न है, रिक्त जगह को देखकर रुचिका रिक्त जगह पड़ी। दो शब्द दिए हैं, हंस और हंस। चंद्र बिंदी से शब्द के अर्थ में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो उत्तर क्या होगा? हंस को देखकर। हंस मतलब हंस पक्षी। हंस पक्षी को देखकर रुचिका हंस पड़ी। हंस पड़ी, यहां पर चंद्र बिंदी आएगी। चौथा प्रश्न देखते हैं, शब्द रिक्त जगह में फिर से रिक्त जगह शब्द मिलता है। कोश और कोश ऐसे दो शब्द दिए हैं, दोनों श का यहां पर प्रयोग किया हुआ है। तो हमारा उत्तर होगा शब्द कोश में कोश शब्द मिलता है। पांचवा प्रश्न है मेरा, रिक्त जगह रात फिर से रिक्त जगह दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। दो शब्द दिए हैं, यहां पर भी बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा है, दीन और दिन।
दिन रात, यहां पर छोटी ई की मात्रा लगेगी। दिन रात दीन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। पहला शब्द है छोटी ई की मात्रा वाला, जिसका अर्थ है दिन मतलब दिवस, और दूसरा शब्द है दीन, दीन मतलब गरीब, दुखी, ऐसा अर्थ यहां पर किया जा सकता है। तो हमारा उत्तर है दिन रात दीन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। तो विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास के हेतु यहां कुछ प्रश्न दिए हैं। व्याकरण तथा पाठ के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये प्रश्न रहे।